आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान तशद्दुद के वाक़यात, बीजेपी और टीएमसी कारकुनान में झड़पें, टीएमसी ने बंद को बताया फ्लॉप। समाजवादी पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का अंदेशा, इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। गुजरात में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में अफरा तफरी, सौराष्ट्र के 3 जिले सबसे ज्यादा मुतासिर, बड़ौदा में फौज भेजी गई। सनती स्मार्ट शहर प्रोजेक्ट को मरकजी काबीना की मंजूरी, 12 स्मार्ट शहरों के लिए 28,000 करोड़ रुपए की होगी सरमायाकारी। और IAEA की वार्निंग, कुर्स्क में वाक़े रूसी प्लांट में हो सकता है न्यूक्लियर हादसा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में तलबा तंजीमों के एहतजाजी मार्च के बाद बुध को बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और बीजेपी कारकुनान के बीच झड़प हुई। कई लीडरों और वर्करों को हिरासत में लिया गया है। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में बीजेपी लीडर प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग की खबर भी है। प्रियंगू ने टीएमसी कारकुनान पर हमले का इल्ज़ाम लगाया है। नादिया और मंगलबाड़ी चौरंगी में बीजेपी और टीएमसी कारकुनान के बीच झड़पें हुई हैं। बनगांव और बारासात में ट्रेनें रोकी गईं। बीजेपी 27 अगस्त को कोलकाता में तलबा मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। बीजेपी कारकुनान ने मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए और सड़कों पर हंगामा किया। टीएमसी लीडर कुणाल घोष ने बीजेपी के बंद को पूरी तरह फ्लॉप बताया है। उन्होंने कहा कि हालात पूरी तरह मामूल पर थे। उन्होंने कहा कि आरजी कर मामले में वो भी इंसाफ चाहते हैं। कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तारी भी की, लेकिन सीबीआई के जरिए अब तक एक शख्स को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। घंटे का बंद था, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? वो फ्लॉप है, लोग नहीं निकले, पूरा फ्लॉप है भाजपा का बंद। देखिए, आरजी कर, वी ऑल्सो वांट जस्टिस। कलकत्ता पुलिस अरेस्ट किया था, सीबीआई अभी तक कुछ एक आदमी को भी अरेस्ट नहीं कर सका। तो भाजपा एनआरकी तैयार करने के लिए काल पुलिस का ऊपर अटैक किया। आज बंद पूरा नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल। दो एक पॉकेट में थोड़ा कम लोग दिखाई दिया, थोड़ा कम एक टाइम पर सुबह में, क्योंकि काल का जो गुंडागर्दी था, डर से कुछ लोग देर से निकला ऐसा। और कुछ जो दुकानें हैं, बाजारें हैं, वो थोड़ा देर से खुला। क्यों? क्योंकि ट्रेन लाइन डिस्टर्ब कर दिया था उन्होंने। वो तो पब्लिक सपोर्ट नहीं था। वो ट्रेन लाइन में वो बनाना लीफ वहां पर फेंकने से ट्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। ट्रेन सिग्नल, वो ट्रेन अथॉरिटी पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से ये एलिगेशन आ रहा है। हम खुद गए थे स्टेशन रिक्वेस्ट करने के लिए, ऐसे डिले मत कीजिए, लेकिन पूरा नॉर्मल है। अब देखिए, इंडस्ट्रियल बेल्ट में 85% से ज्यादा अटेंडेंस है। टी गार्डन में 80% के ऊपर अटेंडेंस है। आईटी सेक्टर में 100% के ऊपर अटेंडेंस है। तो पूरा नॉर्मल है। बीजेपी के बंगाल बंद पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी बंगाल को बदनाम कर रही है। उसने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर के वज़ीर आला के इस्तीफे की मांग कभी नहीं की। ममता ने कहा कि सीबीआई को रेप मर्डर केस की जांच सौंपे 16 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मगरबी बंगाल में बीजेपी के बंगाल बंद पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश और बिहार में कब बंद करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, बिहार में रेप होते हैं। यहाँ इक़्तिदार में बैठी बीजेपी क्या कर रही है? मरकज़ी वज़ीर जेपी नड्डा के ममता बनर्जी पर दिए गए बयान पर उन्होंने सवाल किया कि बिहार के बालिका गृह में कौन सी हदें पार हुई थी, जहाँ छोटी छोटी अनाथ बच्चियों का
जिनसी इस्तेसाल हो रहा था। हाल में सर आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था सर, कल जिस तरीके से यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है, बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? इन लोगों का कथनी कड्डी में अंतर है। इन लोगों को केवल नफरत पैदा करना, इसी में इन लोगों को राजनीति सूझता है। सर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी है बंगाल में। सर बालिका गृह में क्या हुआ था? बिहार के बालिका गृह में क्या हुआ था? वो कौन से हदें पार की थी जो छोटी छोटी बच्चियां, अनाथ बच्चियों के साथ इस तरह का शोषण होता रहा, मार दिया जाता था? कौन था शासन में? बीजेपी के लोग थे ना। अपना इतिहास जानना चाहिए इन लोगों को। इधर मगरबी बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के तहत डॉक्टरों ने श्याम बाजार से धर्मतला तक एहतजाजी मार्च निकाला और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और मर्डर की शिकार हुई डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। उत्तराखंड के वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रियासत में यकसा सिविल कोड बिल जल्द ही नाफिज किया जाएगा। धामी ने बताया कि इसे 9 नवंबर से पहले रियासत में लागू करने का अहद लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर मोहसिन रजा ने लखनऊ में कहा कि हर रियासत में यूसीसी नाफिज होना चाहिए। और मैं अगर राज्य की बात करूं तो यही नहीं, हमने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनको पहले की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण आज तक लागू नहीं किया, परंतु हमने जहां एक और समान नागरिक संहिता को का विधेयक पारित करके और जल्दी हम उसको लागू भी करने वाले हैं। यानी कि 9 नवंबर से पहले हमने संकल्प लिया है कि समान नागरिक संहिता का हमारा कानून प्रदेश के अंदर प्रभावी हो जाएगा। वहीं हमने धर्मांतरण को लेकर देवभूमि की अस्मिता की रक्षा करने का भी एक बड़ा काम किया है, जिससे कि राज्य का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी हम ये कहीं ना कहीं देवभूमि का स्वरूप बनाकर उनको विरासत में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे अतिक्रमण की बात हो, इसके अतिक्रमण जो हटाने का काम हुआ है, एक बड़ा अभियान था, उसको हम कहीं ना कहीं एक बड़ा भूमि अतिक्रमण का रूप भी दे सकते हैं, कह सकते हैं। नकल विरोधी कानून हो, दंगा रोधी कानून को भी इस बार विधानसभा के सत्र में मंजूरी मिल गई है और ये सब ये साबित करता है कि हम जो कहते हैं प्रदेश के हित में हम उसको पूरा। हमारी शुभकामनाएं उनको हैं और इसको देश की जरूरत है। हर राज्य में जल्दी से जल्दी यूसीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि यूसीसी देश हित में है और उसके लिए अगर वो 9 नवंबर से पहले ले आते हैं तो हम तो वैसे भी उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अगर देखा जाए तो सभी राज्यों से पहले उन्होंने ही अपने यहां इसको लागू करने के लिए सदन में रखा और अपने सदन से इसको पास कराया। तो इसलिए वो अच्छा कार्य कर रहे हैं लगातार उत्तराखंड सरकार भी, क्योंकि हमारी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो जनहित के लिए और देश हित के लिए काम करती हैं और उसी के लिए समर्पित हैं। तो इसका उनका कदम जो है वो बहुत सराहनीय है और हमारी शुभकामनाएं। सर उपचुनाव के लिए क्या? उपचुनाव क्या, हमारे लिए हर चुनाव हमेशा एक जनहित के लिए होता है, जनता के हितों के लिए होता है और अगर कोई कमियां रह जाती हैं तो हम उसको बेहतर करके उसको अच्छा करने के बाद जनता के बीच में फिर जाते हैं। और उपचुनाव चूंकि ये लोकसभा में जो लोग जीत कर गए हैं उनकी जहां पर खाली रिक्त हुई विधानसभा की सीटें हैं उनको हम उपचुनाव में जा रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ जा रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं कि हम वापस प्रदेश की जनता, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने कहना चाहिए असत्य बोलकर गुमराह करके लोगों को और लोकसभा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने का प्रयास किया था, अब प्रदेश की जनता जान चुकी है कि जहां जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं वहां पर स्थिति क्या चीज कैसी बन गई है, वहां पर फिर से गुंडा राज पनपने लगा है। तो आदरणीय योगी सरकार है तो हम सारी चीजों को कानून व्यवस्था के दायरे में रखे हुए हैं, वरना अगर उनकी कहीं भगवान न करे सरकार आ जाती तो फिर वैसा ही हाल हो जाता। तो इसलिए हम सारी चीजों पर जीत हासिल करेंगे और ऐसा हमारा मानना है कि प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर और उनके कार्यशैली से पूरी तरीके से वाकिफ है और पूरी तरीके से वो मोहर लगाएगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में।
समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में आइंदा ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का अंदेशा जाहिर किया है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुतल्लिका हलकों में बड़े पैमाने पर धांधली करने के मकसद से पुलिस और इंतजामिया में ऐसे तबके के अफसरों को हटा दिया है जिन्हें समाजवादी पार्टी का हामी तस्वुर किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब सरकार की ये मंशा है तो इलेक्शन में धांधली होना तय है। प्रदेश में 10 MLAs MP हो गए, उनकी जगह उनकी सीटें खाली हो गई और वहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं जब भी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन क्षेत्रों में और संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर धांधली करने की नीयत से जितने भी यहाँ पुलिस से लेके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के 2 कम्युनिटीज़ को जो ये माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, यादव और मुस्लिम, इनके सारे अधिकारियों को लगभग हटा दिया है। और बड़े अधिकारियों को की तो बात छोड़िए, जो BLOs हैं जो वोट बनाते हैं, जो चेक करते हैं कि कौन बढ़ना चाहिए, कौन आ गया, इस रेंज में आ गया है, उनकी सूची में से पूरी तरह से इन 2 कम्युनिटीज़ के लोगों को निकाल दिया गया है। हमने सूची दी है और खासतौर से पुनर्की की हर जगह यही है पूरी कि लोकसभा के चुनाव में कौन BLOs थे, उस और विधानसभा के चुनाव में कौन BLOs थे। विधानसभा के चुनाव के बाद अभी तैयारी की गई थी, तब जो लिस्ट बनाई गई, ड्राफ्ट बनाई गई थी लिस्ट BLOs की, वो क्या थी और फाइनल लिस्ट क्या है। तो एक मतलब गलती से कुनरकी विधानसभा में जो BLOs हैं उनमें एक नाम मुस्लिम का गलती से जान नहीं पाए, उस साजिल से शुरू होता था कि ये आदिल का क्या है, सब हटा दिए गए। तो जब ये मंशा सरकार की हो तो सरकार की तरफ से चुनाव में धांधली होना तय है। बस यही चीज हम बताने आए थे यहाँ पर। तो क्या आश्वासन मिला सर? उन्होंने कहा पूरा निष्पक्ष चुनाव होगा और सब में जांच करा लेंगे और अगर सही है जो शिकायत है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। एनसीपी एससीपी के सदर शरद पवार, महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने रियासतों के सरपंचों के साथ अखिल भारतीय पंचायत परिषद के एहतजाज में शमूलियत की। झारखंड के वज़ीर आला चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये ऐलान करते हुए सोरेन ने कहा कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उस हिसाब से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो झारखंड में तरक्की के साथ साथ कबाइल की बका के लिए कदम उठाएंगे। दिल्ली से रांची लौटे, अब अगला प्लान क्या है? देखिए, अगला प्लान अभी हमारा नहीं है। 30 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्य लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा पार्टी है देश में, इस प्रदेश में भी कमेटी है। पार्टी किस तरह का हमको किस क्षेत्र में या झारखंड क्षेत्र किस तरह का काम को हमको दायित्व देंगे, उसी हिसाब से हम कम करेंगे। क्योंकि हर पार्टी का कुछ कम करने का तौर तरीका भी है, इसीलिए हमको जिस क्षेत्र में कम करने के लिए दायित्व देंगे या पूरा झारखंड में देंगे, उसी हिसाब से हमारा कार्यक्रम तय होगा। और जनता के बीच में आने वाला इस झारखंड क्षेत्र में जो विकास के साथ साथ यहाँ का आदिवासी का जो अस्तित्व का बात है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते जो आदिवासी का अस्तित्व जो खतरा में है, उसको बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। असम के सीएम और यहाँ के जो सह प्रभारी हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि आपके पीछे जासूसी किया जा रहा है झारखंड सरकार, तो आपके पीछे जासूसी किया जा रहा है और आपने इस पर। देखिए, हम संघर्षशील व्यक्ति हूँ और संघर्ष करने वाला आदमी के पीछे में बहुत जासूसी भी होता है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम हर समय संघर्ष के समय सावधानी के साथ चलते हैं और अभी भी जिस दल में बड़ा दल में हम
सदस्य लेने जा रहा है। दल का जो नियम है, दल का जो हमको काम देंगे उसी अनुसार हम काम करते आगे बढ़ेंगे। है कि आपने काफी पैदल घूम के, नंगे पांव घूम के पार्टी, हम हर चीज हम देखा है। झारखंड आंदोलन जंगल से लेकर शहर तक, मजदूर आंदोलन, हर गेट में हमने हर समय धरना प्रदर्शन करते थे। हजार मजदूर को हम स्थायी नौकरी देने का काम किया है। 15-16 हजार से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में हमने स्थायी नौकरी देने का काम किया। हमने हर समय संघर्ष करके आगे हमने बढ़ा है। और जो भारतीय जनता पार्टी में आई, इस राज्य को विकास करने के लिए और आदिवासी अस्तित्व को बचाने के लिए है, इस दल में हमने शामिल हो रहा है। झारखंड के साबिक वज़ीर आला चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के फैसले पर झारखंड असेंबली में अपोजिशन लीडर अमर कुमार बावरी ने कहा कि चंपई सोरेन के आने से हम एक मजबूत साथी मिलेगा और हम बीजेपी की क़यादत में झारखंड को संवारेंगे। ये बड़ा चेहरा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुरु जी के बाद सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं, तो उनके आने से उनके अनुभव और साथ साथ झारखंड में जिस उद्देश्य के साथ झारखंड बनाए हैं हम लोग, उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए एक और मजबूत साथी हम लोग को मिलेगा और हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड को बेहतर ढंग से संवारेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी में कुछ नाराजगी चल रही है उनके। कोई नाराजगी नहीं है, सभी लोगों ने मिलकर के उनका स्वागत किया है और सब मिलकर के हम साथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है। धन्यवाद। सर, यहाँ के सहप्रभारी चुनाव के सहप्रभारी मंत्री जी शर्मा, उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर जिनकी जासूसी का, क्या लगता है सर, सच में जासूसी हो रही थी और पकड़े गए 2 लोग, उन्होंने स्वीकार भी किया है, उन्होंने कहा। गंभीर आरोप है और चाणक्यपुरी थाने में इससे संबंधित एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आदरणीय चंपई सोरेन जी की ओर से यह मुकदमा दर्ज हुआ है और उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है वो बहुत गंभीर है कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को, एक वर्तमान में मंत्री को किस तरह से राज्य की सरकार, अपनी ही सरकार, उनको जासूसी करवा रही है। विशेष शाखा के अफसर उनका लगातार निगरानी कर रहे हैं, उनके फ़ोनों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनके जीवन के निजता को भंग किया जा रहा है। बहुत गंभीर मामला है। राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, किसके आदेश पर, किनके कहने पर यह सारी चीज़ें हुई है और राज्य के मुख्यमंत्री जी का कितना इन्वॉल्वमेंट है और उनको किस बात का खतरा है, ये सब मिला करके उनको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि एक संवैधानिक देश में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नागरिक को कहीं भी जाना, कहीं भी घूमना, यह उनका अपना अधिकार है। और यहाँ तो एक मंत्री का मामला, कैबिनेट मंत्री का मामला है, जिनको बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं। कहा जा रहा है तो सरकार की तरफ से कि वो अभी भी मिनिस्टर थे, हमारी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा का। सुरक्षा अलग विषय होता है, सुरक्षा के लिए तो उनके निजी गार्ड और बॉडीगार्ड सब हैं। आप जासूसी कैसे कर सकते हैं? और उन्होंने बताया जो लोग वहाँ कस्टडी में हैं या जिनको डिटेन किया गया है, उन लोगों ने बताया कि भाई निर्देशन मिला था और वो चोरी छिपे इस तरह का कार्रवाई कर रहे थे, गतिविधि कर रहे थे, पर उनका मेजर इम्पैक्ट होता है। आप इंफ्रा में भी अगर देखें, मरकजी काबीना की मीटिंग में कौमी सनती गलियारा तरक्याती प्रोग्राम के तहत 12 सनती स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी गई है। काबीना की मीटिंग के बाद मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 28,602 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। पार्लियामेंट सेशन चलता था तब एक शाम वाला सिस्टम था, वापिस अब रेगुलर दिन में 3 बजे वाला एक प्रोसेस चालू हुआ। और बहुत धन्यवाद, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और प्रेजेंटेशन वाले फॉर्मेट को आपने, कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि बहुत पसंद आया है और समझने में सुविधा रहती है, तो इस फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे आपसे। ठीक है ना? ये चालू करते हैं। आज आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने बड़े फैसले लेने का और हिस्टोरिक 3rd टर्म में जो कई बड़े फैसले लिए हैं, एक छोटी सी समरी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की। अगर देखें कि लास्ट 3 महीने के अंदर अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स, ऑफशोर विंड एनर्जी, ग्रीनफील्ड पोर्ट वदावन में, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट्स के और दूसरे प्रोजेक्ट्स, टोटल करीब करीब 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए
जो रोजगार को और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर उनका मेजर इम्पैक्ट होता है। आप इंफ्रा में भी अगर देखें अब तक के जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये आपके साथ शेयर करेंगे स्लाइड, जिससे कि आप डेटा को यूज़ कर सकें। आज बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। आप सब जानते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत की पूरी फ्यूचर डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। जो मेजर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बड़े रूट्स हैं, आप जो ये देख रहे हैं लाइंस, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो समय समय पे अप्रूव किए हैं। उनमें अब इंडिविजुअल नोड्स, मतलब कॉरिडोर अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए ये कॉरिडोर अगर हम लेते हैं मुंबई से बेंगलुरु वाला कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पे अलग अलग नोड्स डेवलप हो रहे हैं। वैसे लेते हैं, मान लो लुधियाना से लेके कोलकाता, अमृतसर से लेके कोलकाता वाला कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पे अलग अलग नोड्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे अगर हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेते हैं, उसके ऊपर अलग अलग नए नोड्स। तो कॉरिडोर और नोड्स, राइट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत बड़े फैसले हुए हैं। 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज, 12 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज ऑन द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड, इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का, 28,602 करोड़ का। और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1.5 लाख करोड़, 1,52,757 करोड़, और करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये। इन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे डिटेलिंग आपके सामने रखी, मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का आपके सामने एक एक करके रखूंगा। एक तरीके से आप देखें तो देयर इज अ ग्रैंड नेकलेस अराउंड द एंटायर कंट्री। देश के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंटर, हर हिस्से को कवर करते हुए ये प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है, इनके दोनों तरफ का जो एरिया है, इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। गुजरात में लगातार बारिश से शदीद सैलाब आया हुआ है। बारिश से जुड़े हादसों में 9 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे 2 दिन में मरने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। मुतासरा इलाकों से 8,500 लोगों को मुंतकिल किया गया है। 4 दिन से लगातार बारिश जारी है, जिससे हालात और ख़राब हो गए हैं। अकेले मंगल को ही 169 लोगों को बचाया गया, जिनमें से ज़्यादातर खेड़ा और मोरबी ज़िले के थे। NDRF, SDRF, फौज, फिजाइया राहत और बचाव मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र पटेल से रब्ता करके हालात का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र पटेल ने ज़िले के कलेक्टरों और सिटी कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लिया। अभी पिछले 2 या 3 दिन से काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई है, और जिसके चलते आज द्वारका प्रशासन ने हमारी टीम को खंबालिया से होते हुए और रवल गांव में कुछ रेस्क्यू के लिए जाने के लिए निर्देशित किया है। लेकिन रवल गांव तक पहुंचने के लिए हमारे को जामनगर पोरबंदर हाईवे से होकर के गुजरना है, जो कि वाटर फ्लो के कारण रास्ता पूरी तरह से बंद है और गाड़ियों का मूवमेंट आगे पॉसिबल नहीं है। अभी हमारी टीम सर जैसे ही वाटर फ्लो रोड के ऊपर कम हो जाएगा तो आगे बढ़ेगी सर। कांग्रेस के सर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने गुजरात में सैलाब पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने सरकार से इस कुदरती आफत के असर को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है।
रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी फौजियों की दरअंदाजी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी एजेंसी IAEA ने एटमी हादसे के खतरे की वार्निंग जारी की है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के 10,000 से ज़्यादा फौजी रूस के कुर्स्क में दाखिल हुए थे, जहां उन्होंने कब्जे का दावा किया है। दरअंदाजी के बाद यूक्रेनी फ़ौज रूस पर लगातार हमला कर रही है। इस बीच IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने रूस के कुर्स्क में एटमी तवानाई प्लांट का दौरा करने के बाद वहां एटमी हादसे का खतरा बताया है। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब। सारा प्रोग्राम